आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक चिंतक का जो हमारा सिलेबस है उसको पढ़ेंगे। देखिए, अभी जनरली जो छत्तीसगढ़ में बीए सेकेंड ईयर का पेपर 1 है। आपका और कोई भी पेपर हो सकता है, अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो भी। राजनीतिक चिंतकों में दो चिंतक आते हैं। एक होते हैं पाश्चात्य चिंतक, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी चिंतक, और एक होते हैं भारतीय चिंतक। पाश्चात्य चिंतकों में प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, मिल, मार्क्स, तो ये सब हैं। और भारतीय चिंतकों में मनु, कौटिल्य, गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। इस वीडियो का फोकस मेरा ये होगा कि आपको एक समझ विकसित करना, आपको पता चले कि चिंतकों में पढ़ना क्या है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ। छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन जितने भी चिंतक हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं प्लेटो से। देखिए, प्लेटो के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इससे आपको इसका ना चिंतन समझ में आएगा। प्लेटो एक यूनान का व्यक्ति था, जिसके गुरु का नाम सुकरात था। सुकरात को कहा जाता है कि वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके ऊपर उस समय के शासकों ने ये आरोप लगाया कि वो युवाओं को भड़का रहा है, और उसके लिए उसको जेल में डाल दिए। उसको बोला गया, या तो आप माफ़ी मांग लो या तो जहर पी लो। सुकरात ने जहर पी लिया। प्लेटो को ये लगा कि यार, ऐसा समाज जिसमें एक बुद्धिमान आदमी को जहर पिला दे रहे हैं, ऐसे राजा जो बुद्धिमान व्यक्ति को जहर पिला दे रहे हैं, ऐसा राजा तो नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्लेटो जिस राज्य का था उसको बोलते एथेंस। उसके बगल में एक छोटा सा राज्य था, उसका नाम था स्पार्टा। स्पार्टा एथेंस के ऊपर हमला किया और एथेंस हार गया। प्लेटो को ये लगा कि एक छोटा सा राज्य स्पार्टा हमारे इतने बड़े राज्य एथेंस को हरा दिया, मतलब फिर राज्य का मतलब क्या? ऐसा राज्य क्या जो छोटे से राज्य से भी हार जा रहा है? उतने बुद्धिमान आदमी को आप जहर पिला दे रहे। तो क्या किया जाए? बोला, इसके लिए या तो जो राजा है, मेन चीज बोला राजा, राजा या तो दार्शनिक हो जाए, मतलब या तो जो राजा है वो बुद्धिमान हो जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या है, बुद्धिमान आदमी को राजा बना दो। मतलब दो चीज़ है, दार्शनिक मतलब बुद्धिमान, ऐसा समझिए, जो दर्शन जानता है। तो या तो जो दार्शनिक व्यक्ति बुद्धिमान आदमी है उसको राजा बना दो, और दूसरा आदमी ऑप्शन है कि जो राजा है वही दार्शनिक हो जाए, तभी शासन अच्छे से चलेगा। फिर वो एक किताब लिखता है जिसका नाम है रिपब्लिक। रिपब्लिक में वो बताता है कि क्या किया जा सकता है। इसका पूरा जो चिंतन है हवा हवाई ही है, मतलब वो वास्तविक धरातल में नहीं उतरा, लेकिन पढ़ना तो है ही है अपने को। तो इसका चिंतन समझो, एक साथ सब समझने का प्रयास करना। देखो, प्लेटो को ये लगा कि यार, राजा को मैं दार्शनिक कैसे बनाऊं। उसके लिए वो ये बोला कि यार, जिसके अंदर बुद्धि ज़्यादा है ना, उसी को राजा बनाना चाहिए। लेकिन आप किसी से भी पूछोगे कि यार तुम बुद्धिमान हो, कौन बुद्धिमान है, हर कोई हाथ उठाएगा मैं बुद्धिमान, मैं बुद्धिमान, क्योंकि सबको पता है बुद्धिमान बनना मतलब राजा बनना। तो प्लेटो बोला कि उसके लिए ना हमको बचपन से बच्चों को उठाना पड़ेगा, मतलब सबको एक साथ रखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कौन बुद्धिमान है। अब एक साथ सभी को रखना पड़ेगा, दूसरा सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो कोई मान लीजिए बड़े राजा का बेटा है, कोई मंत्री का बेटा है और कोई मजदूर का बेटा है, तो भाई मंत्री के बेटे को तो ज़्यादा सुविधा मिल रही ना, तो वो तो ज़्यादा अच्छे से आगे जा पाएगा। तो उसके लिए वो बोला कि पहली चीज़, जिसका जो गुण है ना उसके हिसाब से जब वो काम करेगा तो फिर समाज अच्छे से हो जाएगा। मतलब उसका उद्देश्य था कि समाज में न्याय स्थापित हो। एक लाइन में अगर आप समझो, समाज में न्याय हो। और न्याय कैसे होगा? बोला, जिसका जो गुण है उसके हिसाब से वो काम करे। बोला, मूलतः तीन गुण होते हैं किसी भी इंसान के अंदर। एक गुण होता है जिसको बोलते हैं विवेक। विवेक मतलब बुद्धि, ठीक है, आपको भी पता होगा। तो जो विवेकी आदमी है उसको बनना चाहिए राजा, जिसके अंदर विवेक ज़्यादा है उसको बनना चाहिए राजा। दूसरा गुण बोला होता है साहस। अब आपको भी पता है जो साहसी है उसको क्या बनना चाहिए? सैनिक। जैसे होता है गुण, जैसे मैं बोलूँ आपके नीचे सांप, तो एक आदमी उछल के कूद जाएगा, दूसरा नहीं डरेगा। तो साहस किसी के अंदर ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। और तीसरा गुण होता है जिसको बोला वो तृष्णा। तृष्णा, इच्छा, एपेटाइट। और जिसके अंदर ये है उसको बोला कि उसको उत्पादक बनना चाहिए। उत्पादक मतलब उत्पादन काम करे, खेती किसानी करे। तो ये तीन गुण होते हैं बोला। जिसके अंदर विवेक है वो राजा बने, जिसके अंदर साहस है वो सैनिक बने, जिसके अंदर तृष्णा इच्छा है वो उत्पादक बने।
लेकिन मैं वही बात बोला कि मैं बोल रहा हूँ कि यार जिसके अंदर विवेक है वो राजा बनेगा। अब मैं सबसे पूछा तुम्हारे अंदर क्या है, आप घुस मतलब नाप तो नहीं सकते ना कि किसके अंदर क्या है। हर आदमी बोलेगा मेरे अंदर विवेक है, मैं राजा बनूंगा। तो उसका उपाय प्लेटो ये खोजा, वो बोला यार सभी बच्चों को ना पकड़ लेते हैं। पकड़ लेते हैं का सेंस कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे राज्य में, उनको उनके माता पिता से ले लेंगे और राज्य रख लेगा। मतलब बचपन से ही बच्चों को राज्य रख लेगा। बच्चों को नहीं पता रहेगा कि उनके माता पिता कौन है, माता पिता को नहीं पता रहेगा कि उनके बच्चे कौन है। अब राज्य उनको पालेगा पोसेगा, ठीक, सबको एक टाइप से। उसके बाद राज्य ना उनको शिक्षा देगा, मतलब शिक्षा बोला कि एक प्राथमिक शिक्षा होगी और उसके बाद फिर उच्च शिक्षा होगी। ठीक। अब राज्य इनको क्या करेगा, शिक्षा देगा अलग अलग टाइप से। शुरू में आपको संगीत की शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा जनरली 20 साल तक रहेगी। इसमें आपको संगीत की, व्यायाम की, ये सब शिक्षा दी जाएंगी। फिर बोला कि थोड़ा सा पढ़ा के ना टेस्ट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सभी को शिक्षा दिए, उसके बाद उनका टेस्ट लेंगे। ऐसा समझिए कि सभी को शिक्षा दिए, उसके बाद उनका टेस्ट हुआ। अब टेस्ट में या तो आप फेल हो गए या तो पास हो गए। जो फेल हुए उनको बोलेगा तुम उत्पादन में जाओ, तुम आगे मत रहो। जो पास हुए उनको फिर सिखाएंगे, उनको सैन्य शिक्षा देंगे, फिर टेस्ट लेंगे। फिर जो फेल हुआ उनको बोलेंगे आप सैनिक बन जाओ। जो पास हुआ उसको फिर राजा बनाने के लिए आगे पढ़ाएंगे। मतलब ऐसा समझो कि एक छानने वाला प्रोसेस है, जिसमें जो पहले फेल हो गया उसको उत्पादक बना देंगे, दोबारा टेस्ट हुआ उसमें फेल हो गया उसको सैनिक बना देंगे, और उसके बाद जो बचा रहा उसको अच्छे से शिक्षा देंगे और उसको राजा बना देंगे। मतलब इससे पता चल पाएगा कि किसके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है। तो अगर शिक्षा की बात करें तो वही चीज़ है कि शुरू में ये प्राथमिक शिक्षा होगी। संगीत व्यायाम आपको करीब 18 साल तक पढ़ाएंगे। फिर 18 से 20 साल तक आपको सैन्य शिक्षा देंगे सैनिक बनने के लिए। जो यहाँ फेल हो गया उसको बोलेंगे कि आप वहीं रहो। फिर 20 साल के बाद उच्च शिक्षा चालू करेंगे। इनको 20 से 30 तक पढ़ाएंगे। 30 साल के बाद फिर एक टेस्ट लेंगे। इसमें वही सब दर्शन पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, आपका द्वंद्वात्मक जो चीज़ें हैं पद्धति है वो पढ़ाएंगे। 30 के बाद फिर जो पास होंगे उनको 5 साल और पढ़ाएंगे। और 35 साल तक जो पढ़ लिया वो फिर एलिजिबल हो जाएगा राजा बनने के लिए। ठीक, ये उसकी शिक्षा हो गई। एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं साम्यवाद। प्लेटो बोला यार कि जो राजा बनते हैं, जैसे कोई भी मान लो जो भी शासक है, वो क्यों भ्रष्टाचार करता है या गलत काम क्यों करता है, वो दो कारण से करता है। पहला अपने परिवार को सेट करने के लिए करता है कि अपने भाई भतीजे इनको लगा लूं। दूसरा पैसा कमाने के लिए करता है। प्लेटो बोला कि यार ये दोनों खत्म कर देते हैं ना। तो बोला पहली चीज परिवार का साम्यवाद कर देते हैं। परिवार का साम्यवाद मतलब किसी का कोई परिवार ही नहीं रहेगा, सब अकेले रहेंगे। मतलब कोई किसी का पति नहीं रहेगा, कोई पत्नी नहीं रहेगी, कोई बच्चे नहीं रहेंगे, मैं अकेला हूँ। मेरे को नहीं पता मेरी पत्नी कौन है, मेरे बच्चे कौन है। तो ये होता है परिवार का साम्यवाद, पहली चीज। जब मेरा कोई परिवार ही नहीं तो फिर मैं किसको सेट करूँगा। दूसरा बोला संपत्ति का साम्यवाद। संपत्ति मतलब पैसे का साम्यवाद कि यार मेरे पास कोई पैसा ही नहीं रहेगा। आप काम करोगे लेकिन आपको कैश नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे। आपको सुविधाएं देंगे, घर देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, पैसा नहीं देंगे। तो जब ये दो साम्यवाद रहेंगे तो फिर आप किसके लिए फिर कमाओगे, भ्रष्टाचार करोगे, फिर ईमानदारी से काम करोगे। और ये जो साम्यवाद है, बोला यार उत्पादक के लिए ज़रूरत नहीं है। किसान आदमी क्या भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार करेंगे दो ही वर्ग, एक शासक जिसके अंदर विवेक है, दूसरा सैनिक। तो ये साम्यवाद इन दो वर्गों के लिए है। और प्लेटो का जो भी व्यवस्था है वो जेंडर न्यूट्रल भी है। मतलब वो महिलाओं के लिए भी मतलब महिलाओं के लिए भी स्वतंत्रता देने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को कम सुविधा दे रहे हैं, पुरुषों को ज़्यादा, ये भी नहीं है। तो ये आपका मोटा मोटे रूप से प्लेटो के विचार हो गए। अब हम देखते हैं अरस्तु का विचार। अरस्तु के जो विचार हैं अगर हम ये देखें, देखिए एक तो उसका दास प्रथा वाला है जो जनरली पूछता है।
अरस्तु बोला कि दास प्रथा ना प्राकृतिक है। मतलब ऐसा समझो, आपको अभी लग सकता है कि यार कैसे प्राकृतिक बोल दिया, उस जमाने में आज से 2000 साल पहले दास प्रथा होती ही थी, मतलब वो नेचुरल थी। बोला कि यार दास जरूरी है, मतलब कुछ व्यक्ति होते हैं जो मालिक होते हैं, कुछ होते हैं जो स्वभाव से ही दास होते हैं, उनके अंदर बुद्धि कम होती, बाकी चीज़ें कम होती। तो पहला चीज़ प्राकृतिक है। दूसरा बोला कि लाभकारी है। लाभकारी मतलब बोला कि जो बुद्धिमान आदमी है, जैसे मैं, कोई व्यक्ति है जो बुद्धिमान है, वो बोला अगर वो अपने बाकी काम करेगा, खाना बनाएगा, झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगा, तो भाई वो फिर अच्छे काम नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी लाभकारी है। जो मालिक है, दास के लिए इसलिए लाभकारी है कि वो किसी बुद्धिमान आदमी के साथ रह रहा है, तो उसके साथ रह रहे के उसकी भी बुद्धि आ जाएगी। और अरस्तु ये बोला कि जब इसकी बुद्धि आ जाए तो इसको दास से मुक्त कर दो, ये भी अच्छी चीज़ बोला। और बोला कि नैतिक दृष्टि से भी जरूरी भी है, कि नैतिकता की दृष्टि से आवश्यक है ये। तो ये अरस्तु मतलब इसकी दास प्रथा इस टाइप की है। फिर वो शासन का वर्गीकरण किया। इसको हम लोग एक अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। वो बोला शासन या तो एक व्यक्ति करेगा, या कुछ करेंगे, या बहुत करेंगे, तीन ही स्कोप हो सकता है। शासन एक अच्छा प्रकार है, एक बुरा प्रकार है, ठीक। तो जब ऐसा समझो कि जब एक व्यक्ति शासन करेगा, अच्छा प्रकार कहलाता है राजतंत्र, ठीक। और इसी का बुरा जब कर दोगे तो वो कहलाता है निरंकुश तंत्र, है ना। मतलब एक व्यक्ति जब शासन करेगा, अच्छे से करेगा तो वो राजतंत्र कहलाएगा, बुरे तरीके से करेगा तो निरंकुश तंत्र कहलाएगा। फिर कुछ व्यक्ति जब करेंगे तो ये कुलीन तंत्र कहलाएगा। कुलीन तंत्र आपको पता होगा। कुलीन तंत्र मतलब होता है कि जो कुलीन व्यक्ति रहते हैं, एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। और जो बुरा है उसको बोलते हैं ओलिगार्की, धनिक तंत्र। जब बहुत सारे व्यक्ति अच्छे तरीके से शासन करेंगे तो उसको पोलिटी बोलते हैं, संयत लोकतंत्र। और जब गलत तरीके से करेंगे तो कहलाता है लोकतंत्र। मतलब बुरा या विकृत रूप बोल सकते हो आप, परवर्टेड रूप। तो ये शासन के अलग अलग प्रकार हैं। फिर अरस्तु थोड़ा सा क्रांति के बारे में भी बात किया कि क्रांति क्यों होती है। तो क्रांति के बोला कि पहली चीज़ तो सामान्य कारण होते हैं। आप ही सोचो कि किसी राजा के खिलाफ किसी शासन में क्रांति क्यों होगी। पहला सामान्य कारण, मतलब समाज में समानता नहीं है, असमानता हो रही, तो क्रांति करेंगे लोग, है ना। दूसरा, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, मतलब या तो उनके साथ अन्याय हुआ या तो असमानता हुई, तो ये सामान्य कारण है क्रांति के। फिर दूसरा होता है विशिष्ट कारण। विशिष्ट कारण मतलब स्पेशल कारण। इसमें क्या है कि अगर आप उनके अंदर घृणा है, उनके अंदर मतलब सम्मान की इच्छा है, जो शासक है वो धृष्ट है, मतलब आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि शासक गलत है, सम्मान की इच्छा है, लोभ है, कोई घटना आ गई, विरोधी तत्व आ गए, वो विशिष्ट कारण है। और तीसरा है विशिष्ट प्रणालियों में अलग अलग कारण, तो सबका लिख देना। राजतंत्र में क्यों क्रांति होगी कि भाई राजतंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा है, राजा निरंकुश हो गया, अच्छे से नहीं किया, निरंकुश में क्यों होगी, कुलीन तंत्र में क्यों होगी, धानिक में क्यों होगी, इसमें क्यों होगी, सबसे कम चांस है क्रांति का यहाँ पे। तो ये अलग अलग में भी क्रांति अपन बता सकते हैं। तो ये अरस्तु का चिंतन है। इसके बाद फिर आपके में है सामाजिक समझौतावादी जो चिंतक हैं। एक है हॉब्स, नहीं इसके बाद है मैकियावेली। तो मैकियावेली को जनरली बोलते हैं कि ये रियलिस्ट चिंतक था। रियलिस्ट चिंतक मतलब होता है कि ये ना यथार्थवाद वाला था। ये बोला कि लोग ना अपने पिता के हत्यारे को भूल सकते हैं, लेकिन कोई आपसे पैसा लेके वापस नहीं किया तो उसको नहीं भूलेंगे। इस टाइप की बात करता था। वो बोलता था कि अगर प्रजा विद्रोह कर रही ना, तो आप एक काम करो, आप ना लोगों को धर्म के नाम पे भड़का दो, तो विद्रोह खत्म हो जाएगा। तो ऐसा चिंतक जो था उसका नाम था मैकियावेली। तो मैकियावेली को अपने युग का शिशु बोलते हैं।
तो मैकियावेली ये बोला कि यार मतलब वही, वो बोला कि राजा को ना लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए, शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। तो वो इस टाइप की बात करता था। वो बोला कि यार जो धर्म है उसके समय क्या हुआ कि पुनर्जागरण का काल था पहली चीज, इसीलिए उसको अपने युग का शिशु बोलते हैं। धर्म ना पोप या चर्च के कारण बर्बाद हो गया था, मतलब धर्म से उसकी आस्था हट गई थी। वो समय जो था इटली अलग अलग भाग में टूट गया था, तो उसको लगा यार कि इटली का एकीकरण करना है। तो वो उस समय की स्थिति के हिसाब से अपने विचार दिया। वो बोला कि यार धर्म जो है या जो नैतिकता है उसको ना राजा को यूज़ करना चाहिए, धर्म का यूज़ करना चाहिए। जो नैतिकता है, धर्म है, वो राज्य से बड़ा नहीं है। मैं वही बोला कि मान लीजिए लोग विद्रोह कर रहे हैं, राजा को धर्म के आधार पे बोला लड़ा दो जनता को, तो राज्य आपका बच जाएगा। तो उसका उद्देश्य ये था कि राज्य स्थापित रहे। वो बोला कि एक सेना होना चाहिए, राजा को चापलूसों से दूर रहना चाहिए। इस टाइप की वो अलग अलग बातें किया, शासन को विभाजित किया कि एक राजतंत्र होता है जो पहले हम लोग पढ़े, जिसमें एक व्यक्ति करता है, एक कुलीन तंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। तो इस टाइप के अलग अलग वो व्यवस्थाओं की बात किया। और वो हर चीज़ में एक यथार्थवादी चिंतक था। वो बोला कि जो सच में होता है ना, मतलब एक तो बड़ी बड़ी बातें हैं कि धर्म से सबसे अच्छी चीज़ है, धर्म के हिसाब से काम करना चाहिए राजा को। मैकियावेली बोला कि राजा का उद्देश्य होना चाहिए अपने राज्य की रक्षा करना। उसके लिए वो धर्म का यूज़ कर ले, नैतिकता का यूज़ कर ले, नैतिकता का चोगा ओढ़ ले, लेकिन खुद ना माने। तो इस टाइप की बात किया। बोला कि राजा को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का अर्जन करे। वो क्या करे, मतलब शेर का भी गुण धारण करे, मतलब शेर जैसे खतरनाक हो, शेर जैसे बहादुर हो, लोमड़ी जैसे चालाक हो। तो बोला कि वो राष्ट्रीय सेना का गठन करे। वो कला और साहित्य में रुचि ले। वो क्या करते हैं, व्यापार और वाणिज्य का विकास करे, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि व्यापार वाणिज्य का विकास करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन करे, जो मंत्री हैं योग्य मंत्री रखे, जो उसकी नीति है वो साम दाम दंड भेद वाली हो, और चापलूसों से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति का अर्जन करे। ये मैकियावेली है। उसके बाद तीन चिंतक आते हैं। एक है हॉब्स, इनको मैं एक साथ बताता हूँ। एक है लॉक और एक है रूसो। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको पता सब है, बस एक समझ आ जाए आपको। देखो इन लोग एक चिंतन किए, बोले कि यार राज्य आया कैसे होगा। तो राज्य बोले कि समाज में ना समझौता हुआ होगा, लोग आपस में समझौता किए होंगे और उसके बाद राज्य बना होगा। पहले लोग तो ऐसे ही रहते रहे होंगे बिना राज्य के, आदि मानव लोग, तो आपस में समझौता करके राज्य बनाए होंगे। तो तीनों का अपना अपना चिंतन है। जैसे हाब्स बोला कि व्यक्ति ना घृणित था, मतलब जब समझौता होने से पहले व्यक्ति कैसा था। तो हाब्स बोला कि व्यक्ति ना गंदा था, घृणित था, पाशविक था, बुरा था, क्रूर था, मतलब अच्छा नहीं था। आपस में लड़ते थे, लड़ रहे थे, तो फिर दिक्कत हुई, तो फिर वो आपस में समझौता किए और अपनी शक्ति, एक लेवियाथन इसकी किताब का भी नाम है, इसका मतलब होता है सिर कटा दैत्य। तो इन लोग अपनी शक्ति, इस लेवियाथन को अपना राजा मान लिए जो इनके ऊपर कंट्रोल करेगा। ये हाब्स बोला। लाक बोला कि इंसान ना अच्छा था, बुरा नहीं था, इंसान अच्छा था, लेकिन कानून नहीं थे, बिना कानून के दिक्कत हो रही थी, कैसे काम करें क्या करें। तो इसीलिए इन लोग आपस में समझौता कर लिए। ये लाख बोला। लाख बोला कि दो प्रकार का समझौता किए, एक तो व्यक्ति आपस में समझौता कर लिए, एक व्यक्ति शासक से कर लिए, उससे एक विधायिका बनी, कार्यपालिका बनी और न्यायपालिका बनी। रूसो बोला कि इंसान ना आदर्श बर्बर था। आदर्श बर्बर मतलब क्या होता है। वो बोला ना तो अच्छा था ना तो बुरा था, मतलब दोनों का मिक्स था। उसके बाद फिर बोला कि जो शासन हुआ वो सामान्य इच्छा से हुआ। देखो हर इंसान के अंदर एक अच्छी इच्छा होती है और एक बुरी इच्छा होती है। मतलब वो ये बोला कि इंसान के अंदर ना, रूसो बोला कि एक यथार्थ इच्छा होती है और एक वास्तविक होती है। यथार्थ मतलब ये होता है कि एक्चुअल विल बोलते हैं, मतलब वो स्वार्थ वाली होती है। जैसे मान लीजिए आप कहीं से जा रहे हैं, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैसा गिरा है, सोना गिरा है, मोबाइल गिरा है। तो एक इच्छा ये है कि इसका सामान उठा लेते हैं, कौन देखता है।
ये बुरी इच्छा है। और एक वास्तविक होती है जो अच्छी इच्छा होती है, जो बोलती है कि इसको हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो रूसो बोला दोनों के हर इंसान के अंदर ये होती है। तो सभी की वास्तविक इच्छाओं को जब हम जोड़ेंगे हर इंसान की, तो जो इच्छा बनती है उसको बोलते हैं सामान्य इच्छा। तो जो शासन है वो इसी इच्छा के हिसाब से रहना चाहिए, ये रूसो का चिंतन है। इसी के में संप्रभुता भी रहना चाहिए। लाक बोला कि, मतलब कंफ्यूज मत हो ना, रूसो सामान्य इच्छा की बात किया, एक साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज हो जाओगे। लाक बोला इंसान अच्छा था लेकिन तीन चीज़ें चाहिए थी। एक होता है लाइफ। लाक बोला कि इंसान को ना तीन चीज़ें, लाइफ मतलब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये चाहिए था। इसके लिए लोग आपस में समझौता किए कि हमारा जीवन अच्छे से चले, हमको स्वतंत्रता मिले, हमारी संपत्ति को कोई खतरा ना हो। इसके लिए लोग समझौता किए। और फिर पहले लोग आपस में समझौता किए, फिर एक शासक से समझौता किए और शासन बना लिए, जिससे सबको स्वतंत्रता मिल गई। जिस दिन बोला हमारी ये स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन नहीं मिलेगा, उस दिन हम शासक को हटा देंगे। तो ये लाख है। मतलब देखो, आप जब लिखोगे ना तो एक बताना मानव स्वभाव, तो हाब्स का मानव स्वभाव कैसा है, बुरा है। लाख का मानव स्वभाव अच्छा है। रूसो का दोनों है। फिर आप बताओगे प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था मतलब जैसे हाब्स के में मानव स्वभाव बुरा है तो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लाख का मानव स्वभाव अच्छा है तो लोग प्रेम से रह रहे हैं। ये प्राकृतिक अवस्था है, उस समय कैसे लोग रहते थे। फिर तीसरी चीज़ है समझौता। तो जो हाप्स है उसमें एक समझौता हुआ, लोग आपस में किए और राजा को शक्ति दे दिए। लाख के में दो प्रकार का समझौता हुआ, पहले लोग आपस में किए, फिर शासक से किए। और रूसो का जो समझौता है वो सामान्य इच्छा से समझौता है। मतलब सामान्य इच्छा के आधार पे सभी की जो अच्छी अच्छी इच्छाएं हैं उसको जोड़ दिए तो सामान्य इच्छा बन जाती है। अब सामान्य इच्छा की कुछ ना विशेषताएं होती हैं। जैसे सामान्य इच्छा ना अविभाज्य होती है। अविभाज्य मतलब उसको आप विभाजित नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कि इसकी इच्छा ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, एक ही होती है। दूसरी निरंकुश होती है, मतलब इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। तीसरा सामान्य इच्छा बाध्यकारी होती है। बाध्यकारी मतलब अब शासक बोला कि यार ये इच्छा है सामान्य, तो वो सभी के ऊपर बाध्यकारी होगी। ये कानून का स्रोत है, ये नित्य है, इसमें एकता होती है। तो ये सब सामान्य इच्छा की विशेषताएं हैं। तो ये हो गया हमारा रूसो। उसके बाद फिर आते हैं उपयोगितावादी चिंतक, जिसमें पहला चिंतक है उसका नाम है बेंथम। इसको सामान्य भाषा में समझो, बेंथम का उपयोगितावाद। ये बोला कुछ भी काम करना है, एक लाइन ध्यान रखना, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ठीक, अधिकतम व्यक्तियों का। जैसे मान लीजिए आपको एक गांव है, गांव में 5 लाख रुपए आया, और गांव वालों के पास, गांव में 500 लोग हैं, इनके पास तीन ऑप्शन है। एक है 5 लाख की स्कूल बना लो, एक है हॉस्पिटल बना लो, एक है रोड बना लो। अब आप क्या बनाओगे भाई, तीनों जरूरी चीज़ है। तो आप क्या करोगे, 500 लोगों से पूछोगे, 500 लोग में मान लो 300 लोग बताए कि हॉस्पिटल बनाना है, 100 लोग बनाए रोड बनाना है, 100 बताए स्कूल बनाना है। तो ज़्यादा लोगों का सुख किस में ज़्यादा हो रहा है, 300 लोग, क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं। तो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख किस में मिल रहा है, हॉस्पिटल बनाने में, तो हॉस्पिटल बन जाएगा। सीधा सा उसका ये लॉजिक था। जैसे किसी गांव में बांध बनता है तो वो गांव तो डूब जाता है ना, तो उस हिसाब से बांध नहीं बनना चाहिए, लेकिन उस बांध के बनने से 25 गांव के लोगों को पानी मिलता है, इसलिए बांध बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों को सुख मिल रहा है, कम लोग को दुख मिल रहा है। यही बेंथम का चिंतक है, चिंतन है, जिसको बोलते हैं उपयोगितावाद। तो ये बेंथम के विचार थे। मतलब बेंथम का समझ लीजिए अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख कैसे मिले वो देखना था। अगली चीज़ है कि अब सुख क्या क्या होता है। तो बेंथम बोला कि एक प्राकृतिक सुख होता है, कानून से जो कानूनी सुख होता है, नैतिक सुख होता है, लौकिक सुख होता है, लौकिक मतलब इस दुनिया का, धर्म से जो मिलता है धार्मिक सुख होता है। ये उसके अलग अलग प्रकार हैं। फिर बोला सुख को मापा भी जा सकता है, बोला सुख मात्रात्मक चीज़ है।
अगली चीज वो बोला राज्य का उपयोगितावादी विचारक था। ये बोला कि राज्य इसलिए बना क्योंकि लोगों को सुख मिले, मतलब उसके हर चीज में ना लोगों का सुख था, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख। तो राज्य भी इसलिए बना क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख मिलता है। कानून और न्याय की बात भी वो बोला कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों को सुख मिले, न्याय ऐसा होना चाहिए जिससे जनता को सुख मिले। दंड उस समय ना खतरनाक था, छोटे से दंड के अपराध के लिए सीधा मृत्यु दंड हो जाता था, तो बोला इतना खतरनाक दंड नहीं होना चाहिए, मतलब अपराध की प्रकृति के हिसाब से दंड होना चाहिए। और जेल ऐसा नहीं होना चाहिए, और जेल सुधार की भी बात किया। ये नहीं कि अच्छा आदमी भी जेल में जाके अपराधी बन जाए, जेल ऐसा होना चाहिए कि वहाँ जाके आदमी अपराधी भी सुधर के आए, तो उसका विचार दिया। शिक्षा की बात किया, बोला कि शिक्षा में भी उपयोगितावाद आना चाहिए। शिक्षा वो तो यहाँ तक बोला कि अलग अलग शिक्षा होनी चाहिए, जो अच्छे मतलब समझ लीजिए समाज में जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी अलग शिक्षा, जो कम बुद्धिमान है उनकी अलग शिक्षा, इस टाइप की बात किया। और शासन अच्छा लोकतंत्र को माना क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बात है। अब अगला चिंतक इसी का शिष्य था, उसका नाम था मिल। मिल बोला कि ये जो बेंथम का दर्शन है ना, ये सुकर दर्शन है। सुकर मतलब सुअर, जानते होंगे आप लोग, वो कीचड़ में लौटता है। तो बोला यार सुअर से जाके पूछोगे, कीचड़ में सोए रहेगा, उससे पूछोगे तुम खुश हो कि नहीं, सुअर बोलेगा बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो बोला ये वही चीज़ है कि तुम पूछ रहे कि तुम खुश हो कि नहीं। शराबी है, वो नाली में पड़ा है शराब पी के, बोलेगा बहुत खुश हो। तो बोले मिल बेंथम ना केवल मात्रा नाप रहा है, लोगों से पूछ रहा है, वो बोल रहे हैं सुख खूब खुश हूँ, हमको गुणात्मक देखना चाहिए। वो बोला कि एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा एक असंतुष्ट सुकरात है। मतलब समझ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो मूर्ख है, शराबी है, वो बोल रहा है मैं खुश हूँ, और एक बुद्धिमान आदमी जो बोल रहा है मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप केवल मात्रा मत नापो, आप देखो कि क्या क्वालिटी है उसकी। दूसरा बोला कि बेंथम न केवल अपने सुख की बात किया, लेकिन इंसान क्या है, पर सुख की बात भी करता है। आप अपने माता पिता के खुशी के लिए कुछ करते हो, केवल अपने लिए थोड़ी करते हो, परिवार के लिए करते हो, घर वालों के लिए करते हो। तो पर सुख भी एक चीज़ है। तीसरा बोला कि अभी जो हम लोग देख रहे थे ना कि धार्मिक स्रोत है, कानूनी स्रोत है सुख का, बोला आंतरिक भी तो है, अंदर से आदमी खुश नहीं होता। चौथी चीज बोला कि जो स्वतंत्रता है वो उद्देश्य होना चाहिए। इससे पहले बेंथम बोला कि उद्देश्य हमारा होना चाहिए सुख। मिल बोला कि भाई सुख एक वो है, जरिया है, आपका उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति की स्वतंत्रता। और इतिहास परंपरा का ना बेंथम बिल्कुल अपमान कर दिया, बोला ये सब कुछ नहीं होता, फालतू चीज़ है। तो मिल बोला नहीं भाई, ये जरूरी चीज़ है, इसको आप नहीं बोल सकते। फिर अगर मिल के विचार पूछा आपसे, तो मिल के 4-5 विचार हैं। जैसे वो बोला कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक मतलब जैसे मान लीजिए कोई आबादी है, उसमें कुछ 10% लोग अल्पसंख्यक हैं, तो उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, नहीं तो अधिकतम लोगों के चक्कर में तो अल्पसंख्यक वो हो जाएंगे। वही मैं बोला, एक गांव है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जो कम लोग बोले वो गलत ही बोलेंगे। जैसे एक गांव है, वहाँ सब शराबी रहते हैं 500 लोगों का, तो 490 लोग बोल रहे हैं कि यार शराब दुकान खोल दो, और 10 लोग बोल रहे हैं हॉस्पिटल खोलो। तो ये 10 लोग तो अल्पसंख्यक है ना, लेकिन ये सही बोल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं कि अल्पसंख्यक हमेशा गलत हो, तो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बाकी जगह भी किसी समाज में भी कुछ कोई आबादी अल्पसंख्यक है तो उनका प्रतिनिधित्व हो। दूसरा बोले जो मतदान होता है ना, गुप्त मतदान, वो गलत है। आप जानते होंगे कि मतदान करते हैं तो गुप्त मतदान कर देते हैं, वो बोले वो गलत चीज़ है। मतदान ओपन होना चाहिए, तुम किसी को वोट दे रहे तो खुले आम दो ना, उसकी बात की है। तीसरा बोले बहुल मतदान। बहुल मतलब ये होता है कि जैसे बोले एक वैज्ञानिक है बहुत बड़ा और एक शराबी है, अब वोट डालने दोनों गए, वैज्ञानिक का भी एक वोट, शराबी का भी एक वोट, वो गलत है। बोले अगर शराबी का एक वोट है तो वैज्ञानिक को कम से कम 2 वोट दो, 3 वोट दो, मतलब सबके हिसाब से वोट दो, उनके ज्ञान के हिसाब से दो। अगला वो स्त्री मताधिकार की बात की है कि महिलाओं को भी मताधिकार मिलना चाहिए। और अगली बात की है कि यार जो भी मतदाता है ना, उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गया मुंह उठा के वोट डाल दिया। फिर जेएस मिल ने स्वतंत्रता की बात की है, बोले विचारों की स्वतंत्रता होना चाहिए, हम कुछ भी बोल सकें। कार्यों की स्वतंत्रता को 2 भाग में बांटे, एक स्वाधारित एक पराधारित। स्वाधारित और पराधारित
स्वाधारित मतलब मैं अपने जीवन से संबंधित अगर कोई काम कर रहा हूँ तो बोले उसमें आप पूर्ण स्वतंत्र हो, मैं अपने साथ कुछ कर रहा हूँ तो उसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। पर मतलब जिससे दूसरे को नुकसान हो रहा है, जैसे मान लो मैं हेडफोन लगा के गाना सुन रहा हूँ तो मैं सुन सकता हूँ, उससे किसी को कोई नुकसान नहीं। लेकिन मैं डीजे बजा के अगर गाना सुनूँ तो यार दूसरे को भी नुकसान है, तो उसमें प्रतिबंध कर सकते हैं। तो ये जेएस मिल के विचार थे। फिर जेएस मिल के बाद जो अगले चिंतक हैं उनका नाम है टी एच ग्रीन। तो टी एच ग्रीन है, ये बोले कि राज्य के जनरली दो काम होते हैं, एक होता है रचनात्मक मतलब अच्छे काम, दूसरे होते हैं निषेधात्मक जो रोकना है राज्य को। रचनात्मक मतलब जो नैतिक काम है, जैसे शिक्षा के लिए काम करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना। वो बोले कि यार मानव चेतना जो है ना वो स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है और अधिकार के लिए राज्य जरूरी है। मतलब राज्य बहुत जरूरी है मानव के विकास के लिए, जैसे राज्य अभी कर रहा है ना, आपको शिक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, ये टी एच ग्रीन का ही विचार था। वो बोले राज्य संपत्ति की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करे, स्वास्थ्य दे, शिक्षा दे, और जो गलत चीज़ें हैं अनैतिकता है उसको रोके, मद्य निषेध करे, ये सब राज्य के काम होंगे। उसके बाद अगले जो चिंतक हैं उनका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में आप दो लाइन में ये समझिए, ये बोले यार दुनिया में ना दो वर्ग होते हैं, एक का नाम बोले वो बुर्जुआ और दूसरा वर्ग है सर्वहारा। सामान्य भाषा में ये हैं अमीर और ये हैं गरीब। ठीक, बुर्जुआ वर्ग जो है वो अमीर है, सर्वहारा वर्ग गरीब है। वो बोले ये करीब 1% होते हैं और बाकी 99% ये होते हैं। लेकिन 99% लोगों के पास 1% संपत्ति है और इनके पास 99% संपत्ति है। और मार्क्स बोला ये अभी से नहीं है, ये इतिहास से है। मतलब अगर आप इतिहास की बात करोगे तो सबसे पहले तो सब आदि मानव थे तो सब बराबर थे, फिर और आगे बढ़े, तो जब आगे बढ़े तो कुछ लोग के पास संपत्ति आ गई और कुछ लोग के पास संपत्ति नहीं आई। मतलब अगर आप देखोगे तो अवस्था अगर देखोगे तो पहले तो साम्य अवस्था थी जब सब बराबर थे, फिर दूसरी अवस्था दास अवस्था आई जो अभी हम अरस्तु में पढ़ रहे थे ना, कि कुछ लोग मालिक बन गए और मैक्सिमम लोग दास बन गए। फिर तीसरी अवस्था है जिसको बोलते हैं सामंती अवस्था। सामंती मतलब कुछ लोग सामंत बन गए और बाकी लोग उसके प्रजा बन गए। चौथी अवस्था बोला पूंजीवादी अवस्था। पूंजीवादी जो अभी चल रही, मतलब कुछ लोग मालिक हैं फैक्ट्री के और बाकी सब मजदूर हैं। फिर पांचवी बोला कि अब क्या करेंगे कि ये जो मजदूर हैं, ये जो सर्वहारा हैं, ये एक हो जाएं। बोला दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए नहीं है कुछ, पाने के लिए सारा जहां है, इतने ये जो अमीर हैं इनको मार डालो, फिर मर जाएंगे तो फिर तुम्हारा निरंकुश तंत्र स्थापित हो जाएगा। तो पांचवी अवस्था है सर्वहारा जो है, सर्वहारा का निरंकुशवाद हो जाएगा। मतलब फिर ये क्या करेंगे, अमीरों की पूरी संपत्ति लूटेंगे और लूट के फिर एक समान व्यवस्था लाएंगे, और ये जो सबसे शुरू में साम्यवादी अवस्था थी फिर आ जाएगी। साम्यवादी मतलब सब बराबर हो जाएंगे। तो ये मार्क्स का मेन चिंतन है। ठीक, मार्क्स क्या है, आर्थिक तत्वों पे ज़्यादा बल दिया। मतलब वो बोला कि जो अमीर गरीब, मतलब लोग जो किसके आधार पे बटे हैं, लोग बटे हैं पैसे के आधार पे, कुछ लोग अमीर हैं कुछ लोग गरीब हैं। ठीक, इसी जो चिंतन है इसको हम लोग बोलते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्व मतलब वो बोला एक वाद होता है एक प्रतिवाद होता है। मतलब आप कोई भी विचार लाए उसका कोई काउंटर विचार होगा और उसके आधार पे संवाद होगा। ये मार्क्स का मेन विचार है जो आपको पता रहना चाहिए। एक वो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, अगर सामान्य भाषा में समझोगे, वो बोला कि यार जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई पेन है, तो जो मजदूर बनाता है वो मान लो उसको मजदूर को 10 रुपये बना पेन बनाने का, 10 भी नहीं, मान लो मजदूर को मिला, मजदूर को पेन बनाने का 2 रुपये मिला और इसको मालिक 10 रुपये में बेच दिया। तो ये जो 8 रुपये का फायदा है ना, ये 8 रुपये पूरा मालिक रख लेता है। इससे क्या होता है, मजदूरों को दिक्कत होती है। ये बात मार्क्स बोला। इसके बाद अलग अलग विचारधाराएं जो हमको पढ़ना है, एक है आदर्शवाद,
आदर्श ना एक आदर्श वाली बात करता है, ये बोलता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य है, मतलब राज्य ना व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए एक नैतिक संस्था है, एक साधन है। राज्य सामान्य इच्छा के हिसाब से काम करती है। सामान्य इच्छा मतलब सभी की जो अच्छी इच्छाओं का योग जो हम बोल रहे हैं। राज्य का आधार इच्छा है, मतलब कई लोग बोलते हैं कि राज्य ना ताकत से बना है, तो ये बोलते हैं नहीं भाई, राज्य हमारी इच्छा से बना है, हम खुद राज्य बनाए हैं। राज्य हमको अधिकार देता है और व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है, दोनों मिलके अच्छे से काम करते हैं, ये बात करता है आदर्शवाद। दूसरा व्यक्तिवाद है, जो आपको पता होगा, मतलब व्यक्तिवाद ये बोलता है कि यार व्यक्ति ना विवेकवान है, व्यक्ति स्वतंत्र है, और व्यक्ति के ऊपर अगर आप कुछ भी इंटरफेयर करोगे ना तो उससे उसकी स्वतंत्रता कम होती है, क्योंकि वो खुद स्वतंत्र है। तो राज्य एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई मतलब बुरा तो है क्योंकि ये स्वतंत्रता कम करता है, लेकिन जरूरी है क्योंकि इसके बिना अच्छे से काम भी नहीं चल सकता। और राज्य हमारी उद्देश्य प्राप्ति का साधन है, मतलब व्यक्ति अच्छे से जिए, व्यक्ति की रक्षा हो सके, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो सके, इसलिए व्यक्तिवाद है। अगला है उदारवाद। उदारवाद ये मानता है कि इंसान विवेकवान है। ये तीन भागों में एक क्लासिकल उदारवाद है जो ये मानता है कि यार व्यक्ति की स्वतंत्रता पे कुछ मत करो। फिर एक कल्याणकारी उदारवाद है जो ये मानता है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का कल्याण करना है। और अभी नव उदारवाद है जो ये मानता है कि अब ये जो बाजार है ये रेगुलेट करेगा, राज्य को पीछे हट जाना चाहिए। तो ये मानता है कि इंसान विवेकवान है, इंसान की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा जरूरी। जो व्यक्तिवाद मानता है वो ये भी मानता है। ये मानता है कि यार वो जो हम प्राकृतिक अधिकार पढ़ रहे थे ना, व्यक्ति को लाग बोलता है, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी मिलना चाहिए, वो ज़रूरी है। ये लोकतंत्र की बात करता है, ये दुनिया में शांति की बात करता है, युद्ध ना हो इसकी बात करता है। मतलब उदारवाद समाज को, जो अभी आपके पश्चिमी देशों में चल रहा है, वो उदारवाद ही है। अगला है समाजवाद। समाजवाद जनरली जो मार्क्स की विचारधारा है उससे आया। तो ये पूंजीवाद या उदारवाद का विरोध करता है। ये बोलता है कि समाज में स्वतंत्रता सब कुछ नहीं है, समानता आना चाहिए। जो भी उत्पादन के साधन हैं उस पे किसी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, समाज का होना चाहिए, समूह का होना चाहिए। और समाजवाद भी प्रजातंत्र को मानता है। अगला है फांसीवाद। ये आपसे पूछ सकता है फांसीवाद मुसोलिनी वाला। ये सर्वाधिकारवादी चिंतन है, मतलब जैसे अभी आप उत्तर कोरिया में किम जोंग को देख रहे हैं, सब पूरा अधिकार राज्य के पास होगा। ये उग्र राष्ट्रवाद है। उग्र राष्ट्रवाद मतलब जो राज्य है वो मतलब लोगों को भड़का के राष्ट्रवादी बनाना। ये मानते हैं कि लोगों के पास बुद्धि नहीं होती, जो तानाशाह है वही बताता है सब कुछ, तानाशाही की वकालत करते हैं। ये प्रजातंत्र का विरोध करते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। उदारवाद का भी विरोध करते हैं, समाजवाद का विरोध करते हैं, और धर्म में विश्वास करते हैं। ये फांसीवादी चिंतक है। फिर अगर आप देखोगे तो मनु की अगर हम बात करें तो मनु बोलता है कि राज्य ना दैवी उत्पत्ति हुई, मतलब लोगों को दिक्कत हुई तो लोग भगवान के पास गए, भगवान राजा भेजे। तो राजा का काम क्या है? धर्म का पालन कराना, और जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं उनको दंड देना। तो राज्य का काम क्या है ऐसे देखेंगे तो? प्रजा की रक्षा करना, जनता का कल्याण करना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाना, आर्थिक व्यवस्था बनाना, न्याय करना, समाज में न्याय स्थापित करना। ये मनु के हिसाब से राजा का काम है। अगला कौटिल्य है, इसका चिंतन है जिसको बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग मतलब बोला कि राज्य में 7 अंग होते हैं। पहला होता है स्वामी, मतलब राजा। राजा को जनता का कल्याण करना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। दूसरा है अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री, ये बोला ना तो बहुत ज़्यादा हो ना कम हो। तीसरा है जनपद। जनपद मतलब होता है जनता और क्षेत्र। चौथा है दुर्ग। दुर्ग मतलब किला। किला बोला या तो पानी का किला होना चाहिए या मरुस्थल वाला किला हो, तो ऐसे अलग अलग, वन वाला किला हो। फिर पांचवा बोला कोस, मतलब पैसा। छठा दंड या सेना, और सातवां मित्र। तो ये 7 अंग राज्य के लिए जरूरी है। फिर आपका आ जाते हैं गांधी जी। इनका मैं थोड़ा सा कम इसलिए बता रहा हूँ, आपको मैं लिंक दे दूंगा। हम लोग का एक चैनल है CGPSC विथ राजन, उसमें मैंने जितने इंडियन चिंतक हैं सभी को पढ़ा चुका हूँ। वेस्टर्न में प्लेटो अरस्तु भी पढ़ाया हूँ। तो वहाँ आप CGPSC विथ राजन महात्मा गांधी लिखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय लिखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर लिखेंगे, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। इसलिए मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। गांधी जी आपको पता है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो बोले कि सत्य बहुत ज़रूरी है, उसी की राह पे चलना चाहिए।
अहिंसा बोले कि वीरों का धर्म है। ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई मजबूत आदमी खड़ा है, दो झापड़ मारा, आप बोले मैं तो अहिंसक हूँ, मैं तो कुछ नहीं। अहिंसा वो है जब आपके पास क्षमता है, आपके सामने आपसे कमज़ोर आदमी है, आप उसको ना मारो, वो अहिंसा है। गांधी जी बोले कि अहिंसा वीरों का हथियार है। फिर वो सत्याग्रह की बात की है, सत्याग्रह में असहयोग होता है, सविनय अवज्ञा होता है। सविनय अवज्ञा मतलब प्रेम से मना करना, हड़ताल करना होता है, अनशन करना होता है, ये होता है। और वो बोले कि राज्य का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पूरी शक्ति केंद्र में नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए। फिर वो सर्वोदय की बात करते हैं। सर्वोदय मतलब वो बोलते हैं कि एक वकील का काम भी उतना ही जरूरी है जितना एक नाई का। तो इस टाइप का उनका अलग अलग चिंतन है जो हम लोग पढ़े हैं। फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो ये बोलते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये गलत है, मतलब समाज से वर्ण व्यवस्था को ख़त्म। गांधी जी बोलते थे कि वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, छुआछूत खत्म होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर बोले कि वर्ण व्यवस्था से तो छुआछूत आई है, पूरी व्यवस्था खत्म होना चाहिए। फिर वो बोले कि अस्पृश्यता जो है इसके लिए बोले कि एजुकेट, एजुकेट मतलब शिक्षित हो, जागरूक हो और संघर्ष करो। मतलब बोले सबसे पहले तो जो लोग हैं उनको शिक्षित होना चाहिए, संगठित होना चाहिए और संघर्ष करना चाहिए। वो जाति प्रथा की भी बात की है कि जाति प्रथा, एक बुक लिखी है हु वेयर शूद्रास, अनटचेबिलिटी कैसे आई, उन सब की बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। अरविंदो घोष ना शुरू में उग्रवादी थे, वो क्रांतिकारी थे, वो बम फेंकने में भी सहयोग किए, फिर उनको जेल में डाला गया, वहाँ से वो निकले और फिर आध्यात्मिक बन गए। सावित्री ऐसी किताबें लिखी और पांडिचेरी में आश्रम बना के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात की है। वो स्वराज्य की बात करते थे कि भारत में स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। एम एन राय का जो सिद्धांत है वो नव मानववाद है, वो भी आपको वहीं मिल जाएगा। नव मानववाद मतलब वो ये बोले कि यार इंसान सभी चीज़ों का मापदंड होना चाहिए, कुछ भी आपको करना है ना तो उसका आधार क्या होना चाहिए, इंसान होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ये भी शुरू में क्रांतिकारी थे। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद है, जिसमें वो ये बोले कि दो चिंतक हैं, एक है उदारवाद या पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद। वो बोले भारत का चिंतन ना दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब दोनों पूर्ण नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए, जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे पुरुषार्थ हैं उनके आधार पे जो भी चिंतन है उसमें मानव को आधार बनाना चाहिए। एकात्म मानववाद मतलब होता है कि मानव की एक आत्मा होती है, उस आत्मा को आधार बना के उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें, मतलब वो बोले कि जो भी चिंतन है उसका आधार मानव होना चाहिए, मानव की प्रगति होना चाहिए, मानव का विकास होना चाहिए। तो उनका एकात्म मानववाद है। इसको भी हम लोग डील किए, इसीलिए इसको इनको मैं कम बताया क्योंकि ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे चिंतन चिंतक हैं जो हम पढ़े एक एक करके, आप लोग अभी तक देख रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इन सभी को डिटेल में वीडियो आगे लाते रहें। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और पढ़ना है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।